नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूक्रेन में युद्ध के हालात की और युद्ध के हालात की वजह से यहाँ भारतीयों के लिए जारी की गई सलाह की। सबसे पहले बात करते हैं भारतीयों के लिए जो एडवाइजरी जारी की गई है उसकी। कीव स्थित भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है कि यूक्रेन जाने से भारतीय बचें और जो भारतीय वहाँ पर अभी भी हैं वे जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ दें। इन भारतीयों में कुछ तादाद छात्रों की भी है। आपको याद होगा कि किस तरीके से जब फरवरी में यह युद्ध शुरू हुआ उसके बाद तकरीबन 22,000 भारतीयों को, जिसमें कि बड़ी तादाद में छात्र थे, और उनको भारत वापस लाया गया। उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन गंगा के जरिए बड़ी तादाद में उनको वापस भारत लाया गया। तो अब जिस तरीके से हालात बिगड़े हैं, ऐसे में जो वहाँ बचे खुचे भारतीय हैं या कुछ छोटी तादाद में जो भारतीय फिर से वहाँ गए हैं, उनसे वापस लौटने की अपील की गई है, सलाह दी गई है। जो जानकारी है वो ये कहती है कि बहुत ज़्यादा भारतीय वहाँ पर नहीं हैं। हो सकता है 300-400 से 500 भारतीय वहाँ पर हों जो अपने व्यवसाय या अपने काम की वजह से वहाँ पर रह गए या दोबारा गए, और कुछ तादाद इसमें छात्रों की भी हो सकती है। इसलिए एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है कि वो वापस लौटें। 10 दिनों के भीतर ये दूसरी एडवाइजरी है। 10 अक्टूबर को ही एक एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई थी यूक्रेन जाने की, और यूक्रेन के अंदर भी जो अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो यात्रा ना करें, इस तरह की सलाह दी गई थी। और जो भी भारतीय वहाँ पर हैं उनसे अपने आप को रजिस्टर करने को कहा गया था भारतीय दूतावास के साथ, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनसे संपर्क साधा जा सके। ये इसलिए भी क्योंकि अगर जानकारी होती है पुख्ता कि कहाँ कहाँ भारतीय हैं तो किसी भी इमरजेंसी की हालत में उनको वहाँ से निकालना जो है वो आसान रहता है। खैर, ये जो एडवाइजरी है आखिरकार क्यों जारी की गई है? युद्ध तकरीबन 8 महीने से चल रहा है। 8 महीने पूरे होने जा रहे हैं और खात्मे के आसार इसके नज़र नहीं आ रहे। उल्टा भयावह स्थिति की ओर बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि ये जो हालत बनी है वो रूस के ताज़ा हमलों की वजह से बनी है। 8 अक्टूबर को यूक्रेन के खिलाफ जो एक 8 अक्टूबर को, माफ़ कीजिएगा, 8 अक्टूबर को जो क्रीमिया और रूस को जोड़ने वाला पुल है उस पर विस्फोट हुआ, जिससे वो पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि रूस ने दावा किया कि कुछ घंटों के भीतर ही उस पर आवाजाही जो है वो शुरू कर दी गई, और उसके बाद अब स्थिति वहां पे सामान्य है। जो टूटा हुआ पुल का हिस्सा है उसके मरम्मत का काम जो है जारी है। लेकिन इस एक विस्फोट को आधार बनाकर रूस ने यूक्रेन पर जवाबी हमले बोले। इसको एक तो टेररिस्ट एक्ट बताया, और उसके बाद पहले ज़ेपोरिजिया पर हमला किया 9 तारीख को, और फिर 10 तारीख को तकरीबन 1 दर्जन शहरों पर रूस ने मिसाइल से हमले किए, और जो ईरान का ड्रोन शहीद है उसका इस्तेमाल करके यूक्रेन के कई शहरों पर हमला किया गया। और ख़ास तौर पे निशाना बनाया गया बिजली घरों को, पावर स्टेशंस को, जहां से बिजली की सप्लाई होती है और यूक्रेन के लोगों को जो बिजली है वो मिलती है। इस बात को यूक्रेन की तरफ से कहा गया तो रूस ने भी इससे इनकार नहीं किया। रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस तरह के इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया गया है। जाहिर सी बात है कि जो रूस की रणनीति है वो ये है कि यहाँ पावर स्टेशंस को ख़त्म कर दिया जाए, ऊर्जा के स्रोत को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, ताकि जो यूक्रेन के लोग हैं उनको तकलीफ हो और यूक्रेन घुटने टेकने को मजबूर हो। जो रिजॉल्व अब तक यूक्रेन के लोगों ने दिखाया है, और ख़ासतौर पे जिस तरह से यूक्रेन की सेना ने एक काउंटर ऑफेंसिव पिछले कुछ महीनों में चलाया है और कई हज़ार वर्ग किलोमीटर ज़मीन वापस रूस के कब्जे से छुड़ाया है, इसके बाद से रूस जो है वो ज़्यादा डेस्परेट नज़र आ रहा है। ऐसा जानकारों का भी कहना है और ऐसा ज़मीन पर भी नज़र आता है। अब जबकि ठंड का समय आने जा रहा है, ठंड वहाँ पे काफ़ी बढ़ रही है, और ऐसे में जब पावर स्टेशंस काम नहीं करेंगे तो लोगों का जो हीटिंग सिस्टम है वो काम नहीं करेगा, और ऐसे में जीवन वहाँ पर जीना बहुत मुश्किल होगा। खुद जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्होंने कहा है कि तकरीबन 30% जो पावर स्टेशंस है उसको नुकसान पहुंचाया गया है रूस के हमले में, और नागरिक ठिकानों पर जो हमले हैं वो वॉर क्राइम में आता है। वहाँ पे कोई आर्मी इंस्टॉलेशन नहीं है, फिर भी रूस जो है वो रिहायशी इलाकों को टारगेट करके हमले कर रहा है।
वॉर क्राइम की बात तो अलग और लंबे समय से यूक्रेन कहता ही रहा है, लेकिन अब जो स्थिति पैदा हुई जिसमें सीधे तौर पे चाहे वो ज़ेपोरिज़िया हो, चाहे वो यूक्रेन हो, माफ कीजिएगा क्यू हो, चाहे वो खेरसन हो, खेरसन में तो रूस का कब्जा है, उसके बाद भी वहां पे स्थिति काफी भयावह बनी हुई है। यूक्रेन जो है वो काउंटर ऑफेंसिव लेके बढ़ा है और इस बीच खेरसन में खेरसन से ये जानकारी आ रही है कि बड़ी तादाद में लोगों का पलायन वहां से हो रहा है, क्योंकि रूस की तरफ से उनको सुरक्षित निकल जाने की सलाह दी जा रही है। उनके मोबाइल पे इस तरह के मैसेजेज आए हैं कि ये शहर छोड़ दें क्योंकि यहां यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला होने वाला है। तो बड़ी तादाद में लोग वहां पे निकलते दिख रहे हैं। यूक्रेन इसको प्रोपेगेंडा कहता है और ये जो तस्वीरें वहां से दिखाई जा रही हैं कि डिनिप्रो नदी को क्रॉस कर रहे हैं बड़ी तादाद में लोग और उसके बाद बेलग्रोड जैसे इलाके में जा रहे हैं जो कि रूस का इलाका है। तो इसको यूक्रेन प्रोपेगेंडा कह रहा है, लेकिन यह भी एक सच है कि यूक्रेन ने जिस तरह से ऑफेंसिव अपना लॉन्च किया हुआ है और उन इलाकों को वापस पाना चाहता है जो रूस के कब्जे में चला गया है, तो ये लड़ाई तो वहां पे चल रही है और रूस ने भी अपनी जो पोजीशन है वो और ज्यादा स्ट्रांग करने की कोशिश की है, अपने जो आक्रमण है उसको बढ़ाने की कोशिश की है। तो अब जो स्थिति बनी है उसमें यह है कि रूस ने अपनी तरफ से जो 4 नए इलाकों को एनेक्स किया है, चाहे वो दोनेत्स्क का हो, लुहांस्क हो, ज़ेपोरिज़िया हो या फिर खेरसन हो, वहां पे इमरजेंसी लगाने की घोषणा कर दी गई है। वो इसलिए क्योंकि वहां पे ज्यादा कंट्रोल किया जा सके, वहां पे विधि व्यवस्था के नाम पे जो वहां पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको कि रूसी या तो शह मिला हुआ है या फिर वो उनके ही कठपुतली लोग हैं, तो उनको ज्यादा ताकत देने के लिए इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। जो ये एनेक्स किया गया उसको लेकर भी यूक्रेन ने काफी अपनी आवाज बुलंद की है, पूरे यूरोप में आवाज बुलंद की है, अमेरिका ने आवाज बुलंद की है, लेकिन जो जहां लड़ाई चल रही होती है, जिस इलाके में जिसकी फौज मजबूत हालत में होती है वहां तो उसी का चलता है और यही स्थिति अभी यहां पर बनी हुई है। तो हम ये बता रहे थे कि किस तरह से खार्किव से लेके क्यू तक के इलाकों में जो मिसाइल और जो ड्रोन हमले हुए हैं उसमें काफी ज्यादा नुकसान वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हुआ है और आने वाले समय में लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी, इस बात का अंदेशा है। रूस जो है अपनी तरफ से हमले नहीं रोकने वाला और जिस तरीके से युद्ध लंबा खिंचा है रूस को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा है। जिस तरह की पाबंदियां उस पर लगी है, सैंक्शंस लगे हैं, उससे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन रूस उसके बाद भी इस युद्ध को लेकर आगे बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ यूक्रेन भी पश्चिम के देशों की मदद के सहारे, अमेरिकी सैन्य मदद के सहारे इस युद्ध को आगे बढ़ा पाने में कामयाब हुआ है, अपने हिसाब से अपने इलाकों को वापस ले पाने में कामयाब हुआ है। इजियम जैसा शहर उसने वापस लिया। उत्तर पूर्व के इलाके की अगर बात करें तो वहीं जो दक्षिण का इलाका है वहां पे स्ट्रांग होल्ड रूस का अभी भी बना हुआ है। तो इन सब बातों के बीच जो यूक्रेन की जनता है वो काफ़ी संशय में है। उनको ये एडवाइस दी गई है कि वो तमाम अपने जो उपकरण हैं, जो हाउस होल्ड के उपकरण हैं, चाहे वो टॉर्च हो या मोबाइल हो या पावर बैंक हो, सबको रिचार्ज कर लेने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो बिजली कट की जो समस्या है वो आने वाली है। 4 घंटे का कट अभी बताया गया है स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लेकिन ये बढ़ सकता है क्योंकि जिस तरह से हमले बढ़ रहे हैं रूस के, तो ऐसे में आशंका इस बात की है कि और ज़्यादा वहाँ पर किल्लत होगी बिजली की और साथ साथ पीने के पानी की भी समस्या कई इलाकों में पहले से है। ठंड के समय में अगर पानी पीना भी है तो उसको गर्म करने के लिए, क्योंकि बर्फ़ जमी होती है चारों तरफ, तो ऐसे में पीने के पानी के भी जम जाने की समस्या होती है। तो हीटिंग सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है इस इलाके के लोगों के लिए, और ऐसे में अगर बिजली नहीं रहेगी तो दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इन सब बातों के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है लगातार रूस पे दबाव बनाने की उसने कोशिश की है, लेकिन अभी तक इस समस्या का हल कोई नज़र नहीं आ रहा। रूस के हमलों से यूक्रेन की जनता जो है वो सबसे ज़्यादा पिस रही है। अपडेट लेकर हम फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।